सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हेडिंग है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो गोलीय अवतल पृष्ठ बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक गोलीय अवतल पृष्ठ। क्या बनाना है? गोलीय अवतल पृष्ठ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो है एक गोलीय अवतल पृष्ठ हो गया। यहाँ पे यस और यह इसका मुख्य अक्ष हो गया P, और यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया। तो यस P और यस डैश, यहाँ पे यस P और यस डैश, यस P और यस डैश क्या है? गोलीय अवतल पृष्ठ कोई है। यस P यस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ हो गया, जिसका ध्रुव क्या है? P है, और इसका वक्रता केंद्र क्या हो गया? C हो गया। अब हम लोग यह मानेंगे कि इसके मुख्य अक्ष PC पर, इस गोलीय अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष PC पर कोई बिंदु वस्तु O रखा गया है। क्या रखा गया है? बिंदु वस्तु O रखा गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु यहाँ पे O रखा गया है। बिंदु वस्तु O रखा गया है। तो इस बिंदु वस्तु O का क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनाना है। तो इस बिंदु वस्तु O का इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंदु O से हम लोग 2 प्रकाश की किरण गुजारेंगे। कितना प्रकाश की किरण गुजारना है? 2। इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंदु वस्तु O से 2 प्रकाश की किरण गुजारा जाएगा। एक प्रकाश की किरण हम लोग गुजारेंगे O, यहाँ पर A पॉइंट लिया जाएगा, OA। तो पहला प्रकाश की किरण यहाँ पर गुजारा जाएगा OA, यहाँ पर OA हो गया। अच्छा, इससे पहले देखिए, यह गोलीय अवतल पृष्ठ के बाहर का हिस्सा है, तो यहाँ पर Y होगा, और Y जहाँ पर होता है वह विरल माध्यम होता है, और कांच के अंदर का जो माध्यम होगा वो क्या होगा? सघन होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो विरल माध्यम है इसका अपवर्तनांक हो जाएगा N1। यह हो गया विरल, यानी यह विरल माध्यम हो गया। और कांच के अंदर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग N2। यह हो गया सघन। तो यहाँ पर देखिए, यह जो OA प्रकाश की किरण है यहाँ पे, अब यह Y से किस में प्रवेश करने जा रहा है? सघन माध्यम में, यानी कांच में। तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण Y से कांच में जाती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है, अविलंब की तरफ बैंड हो जाती है, अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो OA प्रकाश की किरण है वह Y से अब किस में प्रवेश करने जा रही है? कांच में। तो अविलंब की तरफ वो क्या होगा? झुकेगी प्रकाश की किरण। तो बिंदु A पर सबसे पहले हम लोग बिंदु A पर अविलंब का पता करेंगे। तो बिंदु A पर अविलंब यहाँ पर देखो नहीं पता है, तो अविलंब पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वक्रता केंद्र C से बिंदु A से होती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। वक्रता केंद्र C से बिंदु A से जाती हुई एक क्या खींचना है? सीधी रेखा। तो इस वक्रता केंद्र C से बिंदु A से जाती हुई एक क्या खींच देना है? सीधा रेखा। यह CN हो गया। तो यह जो CN है, यह CN ही क्या होगा? अविलंब का काम करेगा। तो अब यहाँ पर अविलंब मिल गया। तो यह जो प्रकाश की किरण OA है वह सीधे न जाकर अविलंब की तरफ क्या होगा? बैंड होगा। अविलंब की तरफ क्या होगा? यह झुकेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि इसको और हम नीचे बना दे रहे हैं। यह प्रकाश की किरण क्या हो गया? OA।
ये हो गया प्रकाश की किरण ओ ए। अब अविलंब की पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र सी से यहां पर क्या खींचा जाएगा, एक सीधी रेखा खींचा जाएगा। यह मान लीजिए यहां पर पॉइंट हो गया एन, यह सी हो गया। तो यहां पर जो सी एन है, यह सी एन किसका काम कर रहा है, अविलंब की कार्य कर रहा है। और यहां पर पॉइंट क्या था, ए, यह पॉइंट ए हो गया। तो ये जो प्रकाश की किरण है यह सीधे न जाकर अविलंब की तरफ बैंड होगा, किधर झुकेगा, यह अविलंब की तरफ झुकेगा। सॉरी, यहाँ पे एन हम लोग इधर बना दे रहे हैं। तो यह जो प्रकाश की किरण है यह सीधे न जाकर किधर बैंड हो जाएगा, यहाँ पे अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पॉइंट मान लेंगे बी, यह पॉइंट क्या हो गया, बी। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण ओए है, जब वायु से कांच में गया तो इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधे, तो सीधे न जाकर यह अविलंब की तरफ क्या हो गया, बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अविलंब की तरफ क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वह वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो पहला प्रकाश की किरण हम लोग गुजार दिए ओए। दूसरी प्रकाश की किरण गुजारना है इसके ध्रुव से होती हुई सीधे अविलंबवत। तो दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग गुजारेंगे यहाँ पे ओपी दिशा में। ओपी दिशा में जो प्रकाश की किरण गुजारा जाएगा वह क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए क्यू हो गया। तो एक प्रकाश की किरण ओए गुजारा गया है और दूसरी प्रकाश की किरण क्या गुजारा गया है, ओपी। यह दोनों किरणों जब आगे जाएगी यह दोनों किरण कभी भी एक दूसरे को नहीं काट पाएगी। और जब किरणें नहीं काटेगी तो उनका इमेज नहीं बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन हमको क्या करना है, इसका इमेज यानी प्रतिबिंब बनाना है। तो इन दोनों अपवर्तित किरणों को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो वह दोनों किरणें मुख्य अक्ष पर किसी न किसी पॉइंट पर काटेंगी। और जहां पर वह दोनों किरणें मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर किरणें काटेगी वही क्या होगा, बिंदु वस्तु ओ का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यह एक किरण ओए हो गया, एक किरण क्या हो गया, ओ की हो गया। अब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाना है, पीछे। तो मान लेते हैं हम लोग इन दोनों किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाया गया, इन दोनों किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो यह दोनों किरणें एक दूसरे को आई पर काट रही हैं। इन दोनों किरणों को कहाँ बढ़ाना है, पीछे की तरफ। जब हम दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, आई पर। तो आई ही क्या होगा, बिंदु वस्तु ओ का इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा। तो बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, आई पर बन गया। अब यह देखिए यह पूरा जो एंगल होगा, यह पूरा कोण वह आपतन कोण आई हो जाएगा। पूरा कोण क्या हो गया, आपतन कोण आई हो गया। यह अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। अपवर्तन कोण कितना हो गया, आर। तो शीर्षाभिमुख कोण से अगर यह आर है तो यह इतना कोण, यह जो कोण होगा यहाँ पे यह कोण भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे यह कोण क्या हो गया, आर। शीर्षाभिमुख कोण से यह आर है तो यह भी आर हो गया। अब यहाँ पर एक रचना करना पड़ेगा अपने पास से। हम लोग रचना क्या करेंगे कि बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एक लंब रेखा खींचा जाएगा। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एक लंब रेखा खींचना है एम। और यह जो लंब रेखा एम खींचा गया है इसकी ऊंचाई हम लोग मानेंगे एच। ऊंचाई क्या माना जाएगा, एच माना जाएगा। अब देखिए पी से ओ तक की दूरी होता है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को लिखा जाता है यू से। तो पी से सी तक की दूरी हो गया वस्तु की दूरी यू। पी से सी तक की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा, और प्रतिबिंब की दूरी को लिखा जाता है भी से। तो पी से आई तक की दूरी हो गया प्रतिबिंब की दूरी। पी से सी तक की दूरी हो गया वक्रता त्रिज्या, जिसे लिखा जाता है कैपिटल आर से। तो पीसी हो गया आर। यहाँ पे यह वाई है, यह कौन सा माध्यम है, सघन कांच है। तो थोड़ा इसको हम लोग ऐसे सजा देंगे कि ऐसा कि पता चले कि यह यहाँ का जो माध्यम है वह सघन है, कांच लिया गया है। तो हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा लेट। लेट मतलब होगा माना, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हो गया पी ओ, वस्तु की दूरी क्या हो गया, पी ओ, और वस्तु की दूरी माना गया यू। अब देखिए पी से आई तक की दूरी क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कहां से कहां तक हो गया, पी से आई तक। तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया पी आई, और प्रतिबिंब की दूरी माना गया है भी। अब पी से सी तक की दूरी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया।
तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक दूरी हो गया, पी से सी तक, तो वक्रता त्रिज्या हो गया पी सी बराबर क्या है आर। और ये पूरा मान जो है निगेटिव लिया जाएगा। निगेटिव क्यों लिया जा रहा है इन सबको, क्योंकि यह जो भी हम लोग दूरी नापे हैं वह आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापा गया है। क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वह लेफ्ट से किधर डाली जा रही है, राइट की तरफ जा रही है, और दूरी हम लोग कहां से नाप रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ नाप रहे हैं। इसलिए इन यू वी और आर का मान नेगेटिव लिया जाएगा। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे त्रिभुज OCA में गामा जो है वह बहिष्कोण है। एक मिनट, सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह हम लोग मानेंगे अल्फा है। यह जो कोण बन रहा है यहाँ पे, यह कोण हम लोग मानेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब के साथ में जो कोण बन रहा है वह बीटा है। और जो वक्रता केंद्र के साथ में कोण बन रहा है वह कोण हम लोग मानेंगे गामा। तो यह अल्फा बीटा और ये कोण क्या हो गया, गामा। तो यहां पर लिखा जाएगा कि त्रिभुज OCA में गामा बहिष्कोण है। गामा कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। इसलिए देखिए, अब बहिष्कोण के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। बहिष्कोण होता क्या है, अगर मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है तो बहिष्कोण, बहि मतलब होगा बाहर, यानी किसी भी त्रिभुज के बाहर बना कोण उस त्रिभुज का क्या होता है, बहिष्कोण होता है। तो मान लीजिए यह कोण 1 है, यह कोण 2 हो गया, यहां पर कोण 3 हो गया। तो कोण 3 क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, बाहर बना हुआ कोण है। तो बहिष्कोण का एक प्रमेय होता है, गुण होता है, नियम होता है। जो बहिष्कोण होता है वह अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब जो कोण 3 होगा यहाँ पे, वह इन दोनों कोणों के, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर कौन सा त्रिभुज लिया गया है, OCA। इस त्रिभुज को हम अलग कर रहे हैं, देखिए ये OCA ऐसे त्रिभुज बनाया गया है। यहां पे यह O हो गया, यहां पर देखिए C हो गया और यह A हो गया। तो यहां पर कोण कितना बन रहा है, अल्फा। और देखिए O और C, यह जो त्रिभुज है OC पर हाथ रखिए और यहां पर ले जाइए A के पास में, तो यह पूरा कोण कितना बन रहा है, I बन रहा है, आपतन कोण I बन रहा है। और यहां पर C के साथ में जो कोण बन रहा है वह क्या हो गया, गामा हो गया। तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या हुआ, गामा हुआ। वही लिखा गया है कि त्रिभुज OCA में गामा क्या है, बहिष्कोण है। जब गामा बहिष्कोण है तभी बताया गया है कि जो बहिष्कोण होता है वह अंतराभिमुख कोणों के योगफल का क्या होगा, बराबर होगा। तो जो गामा होगा वह I प्लस अल्फा के क्या होगा, योगफल के बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस I। क्या हो गया, अल्फा प्लस I। तो अब यहां से देखिए, तो हम लोग यहां से अगर I का मान निकाला जाए, I, तो गामा इधर आए, अल्फा इधर आएगा। तो I बराबर कितना होगा, गामा अल्फा इधर आएगा, माइनस कितना हो गया, अल्फा। नहीं समझे, जिससे यहां पर यह गामा हो गया, अल्फा इधर आएगा तो माइनस अल्फा हो गया, बराबर इधर क्या बचा, I बचा। इसी हम पहले I को लिख दिए हैं, अब बराबर क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा। और मान लीजिए यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे ICA। त्रिभुज ICA में गामा बहिष्कोण है। गामा क्या है, बहिष्कोण है। कौन सा त्रिभुज लिया गया है, देखिए ICA। इसको भी हम अलग कर दे रहे हैं। यहां पे त्रिभुज लिया गया है, यह I है, यह C है, यह A है। तो देखिए I
मुख्य अक्ष के साथ में बीटा कोण बना रहा है, और जो सी है वह गामा कोण बना रहा है मुख्य अक्ष के साथ में। और आई सी यानी आई ए सी कोण, आई ए सी देखिए यह कोण कितना है, तो यहाँ पे देखिए इन है आई ए सी, यह कोण इतना कोण यहाँ पर क्या लिखा गया है आर, तो यह कोण क्या हो गया आर हो गया। तो जो गामा होगा वह इन दोनों कोणों के योगफल क्या होगा बराबर होगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर। गामा बराबर क्या हो गया बीटा प्लस आर। तो यहां से हम लोग आर का मान निकालेंगे, जिससे यहां पर आई का मान निकाला गया था वैसे यहां पर आर का मान निकाला जाएगा। तो आर बराबर कितना होगा, बीटा इधर आ जाएगा तो गामा माइनस क्या मिल गया बीटा मिल गया, और यह इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड हो गया। तो इस तरह से आई और आर का मान निकल गया। जब आई और आर का मान निकल गया तो अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का। तो यहां पर लिखा जाएगा स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है n2 अपान n1। तो यहां पे स्नेल का नियम लागू हो गया। तो अभी यहां पर जगह नहीं है तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो यहां पर हम लोग मान कहां तक निकाले थे, साइन आई अपान साइन आई बराबर n2 अपान n1। अगर हम लोग यह मान लें कि जो यदि आई और आर रेडियन में नापा जाए, आई और आर कहाँ किस में नापा जाए रेडियन में, तो अगर आई और आर का मान रेडियन में नापा जाएगा तो उस केस में जो साइन आई होगा वह आई के बराबर होगा लगभग, और जो साइन आर होगा वह लगभग साइन आर के बराबर होगा। ऐसा कब होगा, जब आई और आर का मान किस में नापा जाए रेडियन में नापा जाए। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि यदि आई तथा आर का मान रेडियन में नापा जाए तो अभी बताए हैं उस केस में क्या होगा कि जो साइन आई होगा वह लगभग आई के बराबर होगा, और साइन आर जो होगा वह लगभग आर के बराबर होगा। तो जो साइन आई है इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे आई अपान साइन आर के जगह पर क्या लिखना है आर बराबर देखिए n2 अपान में क्या हो गया n1। अब यहां पर तिर्यक गुणा करना है तो तिर्यक गुणा जैसे हम लोग करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आई n1 बराबर आर और क्या मिलेगा n2 मिलेगा। अभी हम लोग समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान निकाले थे। तो आई का मान हम लोग क्या निकाले थे गामा माइनस अल्फा, यह हो गया n1 बराबर आर का मान हम लोग कितना निकाले थे तो गामा माइनस बीटा निकाले थे, और यह हो गया n2। मान कहां से रखा गया है तो यहां पर लिख देना है समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से मान यह लिखा गया है। तो अब देखिए अब क्या करना है कि n1 का अंदर हम लोग गुणा करेंगे तो मिलेगा यहां पर n1 गामा माइनस और यहां पर क्या मिलेगा n1 अल्फा बराबर यहां पर अंदर n2 का गुणा होगा तो n2 गामा माइनस क्या मिलेगा n2 बीटा। अब जो है गामा वाले टर्न को जहां जहां गामा है गामा वाले टर्न को एक पास कर लेना है। तो यहां पर देखिए यह है n1 गामा माइनस यहां पर n2 गामा है इधर आएगा माइनस हो जाएगा n2 गामा बराबर माइनस n1 अल्फा है दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा n1 अल्फा, और यहाँ पर पहले से मौजूद है माइनस n2 बीटा। अब इन दोनों में से गामा कॉमन होगा तो मिलेगा n1 माइनस n2 बराबर क्या मिला n1 अल्फा, अब माइनस मिलेगा n2 बीटा, और यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया थर्ड हो गया।
तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो समीकरण 3 तक हम लोग आए थे। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान निकालेंगे। तो अल्फा बीटा गामा का जब मान निकल जाएगा तो समीकरण 3 में रख देना है। तो अल्फा हमारा मेन टारगेट है, पहले अल्फा का मान निकालना, फिर बीटा का मान निकालना, फिर गामा का मान निकालना। तो अल्फा का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज। अब हम लोग जो लंब डाले थे मुख्य अक्ष पर एम, उस एम पर हम लोग हाथ रखेंगे ऐसे, देखिए एम पर, और हम लोग अल्फा का मान निकालने जा रहे हैं। तो एम पर हाथ रखकर सीधे अल्फा के पास आइए। तो यहाँ पर एम पर हाथ रखिए और कहाँ आइए, अल्फा के पास। यहाँ पर देखिए तो कौन सा त्रिभुज मिला, यह त्रिभुज मिल गया ओ एम ए। कौन सा त्रिभुज मिला, ओ एम ए में। तो ओ एम ए में मान किसका निकालना है, अल्फा का। तो त्रिभुज ओ एम ए में अल्फा बराबर हम लोग मान के चलेंगे 10 अल्फा। अल्फा को क्या मान के चलना है, 10 अल्फा। तो यहाँ पर देखिए यह त्रिभुज था ऐसे ही, यह ओ है, यह एम है, यह ए है, यहाँ पर ऊंचाई एच है, इन था। देखिए तो 10 अल्फा, तो 10 थीटा बराबर सूत्र त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब क्या हो गया यहाँ पे, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब हो गया एम और आधार देखिए तो आधार हो गया एम ओ। आधार क्या होगा, एम ओ। अल्फा बराबर हो जाएगा एम अपान एम ओ। अब देखिए एम ओ का मान तो हमको पता नहीं है, एम ओ का मान पता नहीं है। तो अगर हम लोग यह मान लें कि जो बिंदु दर्पण सॉरी हाँ, जो अवतल पृष्ठ का जो द्वारक है वह बहुत छोटा हो, क्या हो, बहुत छोटा, जिस इसका द्वारक यह है इतना बड़ा, अगर इसे छोटा किया जाएगा तो ए जो है, ए किसके पास आएगा, पी के पास आएगा। तो जब ए पी के पास आएगा तो यम कहाँ चला जाएगा, पी के ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में जो यम ओ होगा उसको वह पीओ के बराबर होगा। यम ओ किसके बराबर होगा, पीओ के बराबर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो यम ओ है उसके जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पीओ। यम ओ बराबर क्या लिखना है, पीओ। और यहाँ पर बगल में कोष्टक में हम लोग लिख देंगे कि चूंकि यम ओ जो होगा वह पीओ के बराबर है। तो अब देखिए अल्फा बराबर एम, एम का मान क्या लिखा जाएगा, एच, और पीओ का मान कितना है, पीओ। यहां पर देखिए वस्तु की दूरी है पीओ, क्या लिखा जाएगा, माइनस यू। तो इस तरह से अल्फा का मान निकल गया एच अपान माइनस यू। अब बीटा का मान निकालना है तो त्रिभुज कौन सा यूज किया जाएगा, देखिए तो त्रिभुज हम लोग यूज करेंगे एम। एम पर हमेशा हाथ रखना है। अब अल्फा के पास आइए, बीटा के पास, तो एम और यहाँ पर हम लोग आएंगे बीटा, यहाँ पर मिला तो कौन सा त्रिभुज मिला, आई एम ए। त्रिभुज क्या लेना है, आई एम ए में। तो त्रिभुज आई एम ए में बीटा का मान निकालना है। तो बीटा बराबर हम लोग क्या मान के चलेंगे, 10 बीटा, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए एम हो जाएगा, आधार क्या हो गया, यम और आई, यम और आई आधार हो गया। तो आधार हो गया यम आई। अब देखिए बराबर हो जाएगा एम अपान यम आई। यहां पर लिखेंगे हम लोग चूंकि जो यम आई है, क्या, यम आई वह पी आई के बराबर होगा। जैसे यह यम पी के ऊपर जब जाएगा, जब ए पी के पास आएगा तो यम कहाँ चला जाएगा, पी के ऊपर। तो जो दूरी होगा हम लोग पी से नापेंगे। यम ओ को पी ओ के बराबर लिया जाएगा, यम आई को पी आई के बराबर लिया जाएगा, और यम सी को पी सी के बराबर लिया जाएगा। तो जो यहाँ पर यम आई है उसको हम लोग क्या मानेंगे, पी आई के बराबर। तो यम आई की जगह पर क्या लिखना है, पी आई लिखना है। तो इस तरह से बीटा बराबर मिलेगा। अब मान रखिए एम का मान तो एच हो गया, और पी आई का मान देखिए प्रतिबिंब की दूरी, पी आई का मान क्या हो गया, माइनस भी हो गया। तो इस तरह से अल्फा का मान आ गया एच अपान माइनस यू,
बीटा का मान आ गया एच अपान माइनस भी, अब सिर्फ गामा का मान बचा है। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब मान किसका निकालना है, गामा का। तो त्रिभुज कौन सा लेना है, अभी बताएं हम। एम पर हाथ रखिए, गामा के पास आइए। तो एम पर हाथ रखना है, गामा के पास आना है यहाँ पे। तो त्रिभुज क्या मिला, सी एम ए। कौन सा त्रिभुज मिला, सी एम ए में मान किसका निकालना है, गामा का। तो गामा बराबर क्या लेकर मान कर चलना है, गामा बराबर हम लोग मानेंगे कि 10 गामा, और 10 थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया एम, और आधार देखिए एम सी, तो आधार हो गया यहाँ पे एम और सी। तो यह गामा बराबर हो जाएगा एम अपान, अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, चूंकि जो एम सी है वो अभी हम बताए हैं, एम सी को पी सी बराबर लेके चलना है। एम सी बराबर क्या लेना है, पी सी। तो एम सी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, पी सी। अब यहाँ पे गामा बराबर हो जाएगा एम का मान, एम का मान कितना है एच, और पीसी का मान है माइनस आर। देखिए वक्रता त्रिज्या पीसी क्या माना गया है, माइनस आर। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा का मान निकल गया। अब इन तीनों का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा गामा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी 1 में नहीं रखा जाएगा, यह रखा जाएगा 3 में यहाँ पे। तो समीकरण 3 में देखिए यहाँ पे गामा है, और गामा का मान यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो गामा का मान निकला है एच अपान माइनस आर, फिर कोष्टक में क्या हो गया, n1 माइनस n2 बराबर, देखिए तो यहाँ पर n1 है, n1 हो जैसे ज्यों का त्यों रहेगा। अल्फा का मान, अभी इससे पहले हम लोग अल्फा का मान निकाले थे एच अपान माइनस भी, सॉरी भी नहीं था, एच अपान माइनस क्या था, यू, एच अपान माइनस यू, और माइनस n2 ज्यों का त्यों रहेगा। बीटा का मान, अभी हम लोग बीटा का मान निकाले थे एच अपान माइनस भी। तो इस तरह से समीकरण 3 में अल्फा बीटा और गामा का मान हम लोग क्या किए, रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए इधर से मिटा दे रहे हैं ऊपर का। तो अल्फा बीटा और गामा का मान निकल गया, और उस अल्फा बीटा और गामा का मान कहाँ रखा गया है, समीकरण 3 में रखा गया है। तो यहाँ पर यह जैसे है वैसे रहेगा, या थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए। अगर यहाँ से हम लोग माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे, अभी माइनस चिन्ह बाद में कॉमन होगा, पहले हम लोग एच कॉमन कर लेते हैं दोनों साइड में से। तो इधर एच अपान माइनस आर, फिर n1 माइनस n2 बराबर, देखो ये यहां से क्या कॉमन हो गया, एच, तो यहां पर क्या मिला, n1 अपान माइनस यू। अब देखिए कोष्टक कटेगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n2 अपान में क्या मिल गया, भी। अब दोनों तरफ से एच कट गया, और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन। तो ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन होगा, तो यह माइनस वाला प्लस हो जाएगा, जिसे पहले लिखा जाएगा, और यह प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अपान नीचे क्या हो गया, माइनस आर हो गया, बराबर, पहले प्लस वाला को लिख लिया जाए तो n2 अपान भी, और माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, n1 अपान यू। अब यहां पर क्या होगा, दोनों तरफ से ऊपर नीचे यहां पर जो है माइनस से माइनस कट जाएगा। जब माइनस से माइनस कटेगा तो मिलेगा क्या, ऊपर मिलेगा n2 माइनस n1, क्या मिला, n2 माइनस n1 अपान आर बराबर n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू। यह मिल गया, एक सूत्र यह हो गया। अब इसका एक सूत्र और होता है,
तो मान लीजिए परीक्षा में अगर नाम लिख कर आ गया, प्रश्न ऐसे पूछ दिया कि गोली अवतल पृष्ठ पर सूत्र n2 माइनस n1 अपान आर बराबर n2 अपान v माइनस n1 अपान u को निगमित कीजिए, सिद्ध कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए, तो यहीं तक लिख कर छोड़ देना है। थोड़ा हम लोग आगे और बढ़ेंगे। इस फार्मूले का एक दूसरा रूप और होता है। अब वह कैसे निकलेगा देखिए। तो उसके लिए हम लोग यह मानेंगे कि यदि, क्या मान लिया जाए कि यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो, अपवर्तनांक हो, तब n को हम लोग लिखेंगे, n जो होगा वह n2 अपान n1 के बराबर होगा। तो जगह नहीं है तो चलिए हम इधर का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब चित्र की जो है कोई जरूरत है नहीं, तो चित्र जो है वो मिटा दिया जा रहा है। तो यहां से n का जो मान है n वह कितने के बराबर हो गया, n2 अपान n1 के बराबर हो गया। तो अगर हम लोग यहां से तिर्यक गुणा करें, क्या किया जाए, तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा यहाँ पे। तो जब तिर्यक गुणा होगा यहाँ पे तो n2 बराबर, तिर्यक गुणा करने पर n2 बराबर निकल कर आएगा n1, क्या निकलेगा, n और n1। तो इस फार्मूले में जहां जहां n2 है, क्या है, जहां जहां n2 है उस n2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, n और n1। तो यहां पर n2 है तो इस n2 की जगह पर क्या लिखना है, n1 माइनस, पहले से यहां पर n1 मौजूद है तो n1 लिखेंगे, अपान में क्या हो गया r बराबर, देखिए n2 है तो n2 की जगह पर लिखना है n1 अपान v और माइनस n1 अपान क्या हो गया u। यहां से ऊपर से देखिए n1 कॉमन हुआ तो n माइनस क्या मिला 1 अपान r बराबर, इन दोनों में से ऊपर जो है n1 कॉमन होगा तो n अपान v और माइनस 1 अपान u मिलेगा। दोनों तरफ से n1 से n1 कट गया, बचा n माइनस 1 अपान r बराबर n अपान v माइनस 1 अपान u। तो यह इस फार्मूले का दूसरा रूप यह होता है। तो कभी कभी परीक्षा में यह दे देगा, परीक्षा में यह नहीं देकर यह दे देगा। तो अगर यहां तक यह दिया है तो हम लोग यहां तक आएंगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे प्रश्न पूछ दिया है कि गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, तो हम लोग यहां तक लिखेंगे। तो यही क्या है, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।